नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास 8 की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर है 19 आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक के बाद एक जितने भी चैप्टर अध्याय आ रहे हैं हमारे सामने, सब एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को इसी प्रकार से ध्यान से सुनते जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों, हमारा लास्ट वीडियो जो था वो 1857 की क्रांति से संबंधित था। आपको यह बताना है कि 1857 की क्रांति के समय उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं। भारतीय समाज को प्राचीन काल से ही बहुत उन्नत संस्कृति विरासत में जो है वो प्राप्त हुई है। यद्यपि इसको बनाए रखने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं, फिर भी कतिपय कारणों से समाज में रूढ़ियों ने स्थान बना लिया और उनमें दोष पैदा हो गए। किंतु उनके समाधान के लिए भी समाज जागृत रहा। वह समय समय पर उसमें व्याप्त रूढ़ियों को दूर करने के प्रयास भी होते रहे। लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने उस समय के तात्कालिक समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रयास किए, तो बाद में भक्तिकालीन संतों ने मध्यकाल में प्रसिद्ध कर्म कांडों के विरुद्ध समाज में अलख जगाई। तो मित्रों, मेन रूप से जो हमारा ये चैप्टर है वो समाज सुधार से संबंधित है। और जब समाज सुधार की और आधुनिकता की बात आएगी, तो आप सोचिए कि कौन कौन से महान लोग हैं जो इसमें आएंगे। राजा राम मोहन राय, क्या वो इसमें नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सब लोग इसके अंतर्गत आएंगे। 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और वह पाश्चात्य शिक्षा व दर्शन का प्रचार हो रहा था। अंग्रेजी शिक्षा है वो शुरू हो चुकी थी। उस समय के भारतीय समाज में कई कुरीतियां प्रचलित थी। कैसे? जैसे सती प्रथा, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी मृत्यु के बाद में उसकी जीवित पत्नी को उसकी चिता पर बैठाकर जला दिया जाता था। बाल विवाह है, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध जैसी कुरीतियां प्रचलित थी। अंग्रेजों ने इन कुरीतियों के बहाने संपूर्ण भारतीय सभ्यता व संस्कृति की आलोचना प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की अच्छाइयां देखने की जगह मात्र बुराइयों को उजागर करने पर जोर दिया। कुछ भारतीय पढ़े लिखे नव युवक भी इनके देखा देखी समाज में बुराइयां देखने लगे, जिससे भारतीय समाज में चिंता व्याप्त हो गई। ऐसे समय में भारतीय भारतीय प्रबुद्ध वर्ग ने, यानी ये बुद्धिजीवी जो लोग अच्छे खासे एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, उनकी बात कर रहा है, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन लोगों ने प्राचीन वैदिक साहित्य का अध्ययन करके समाज को यह बताया कि उनकी सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है तथा जिन कुरीतियों के कारण समाज व धर्म की आलोचना हो रही है, उन कुरीतियों का प्राचीन धर्म व साहित्य में कहीं कोई आधार व अस्तित्व नहीं है। ये कुरीतियां कालांतर में कभी अज्ञानवश व कभी परिस्थितिवश प्रचलित हो गई तथा इन्हें दूर किया जाना आवश्यक था। कितनी अच्छी और बेहतरीन बातें कही है। अब देखिए, नोट्स के रूप में लिखने वाली अगर चीजों की बात करें तो इसमें नोट्स के रूप में लिखने वाला जैसा ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है कि हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य जो है उसमें कोई कमी नहीं है, सर्वोपरि है, अपने आप में सुपर है। लेकिन मध्यकाल से कई ऐसी परिस्थितियां आई, बाहर से आक्रमण होने लगे, उनके कारण जैसे महिलाओं को पहले शिक्षा का अधिकार था। आप जब वेदों में पढ़ेंगे तो महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, महिलाएं भी पुरुष के समान ही शिक्षा ग्रहण करती थी। लेकिन जब बाहर से आक्रमण होने लगे तो महिलाओं को सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए घर पर ही रखा जाने लगा। फिर धीरे धीरे, पहले उससे पहले ये जो पर्दा प्रथा है ये नहीं थी, फिर ये शुरू हो गई। तो जो चीजें समय के अनुसार परिस्थितिवश कई बार शुरू हो गई, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वो एक रीति रिवाज या परंपरा बन गई। तो अंग्रेजों ने हमारे वैदिक साहित्य का गुणगान करने की बजाय ये जो कुरीतियां थी इनको उजागर करना शुरू कर दिया कि भारत में तो क्या है, कुरीतियां ही कुरीतियां हैं। तब जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, महान लोग हैं, समझदार लोग थे, उन्होंने लोगों को यह बताया कि
ये बुराइयां हैं, बिल्कुल हैं, कुछ कुरीतियां हैं, लेकिन सिर्फ केवल इन कुरीतियों की वजह से संपूर्ण हमारा जो साहित्य है, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता। उसके बाद आता है, इन समाज सुधारकों में से कुछ ने सरकार को प्रेरित किया कि वह लॉ यानी कानून का निर्माण कर लोगों को इन कुरीतियों का पालन करने से रोकें। वहीं कुछ अन्य समाज सुधारकों का मानना था कि लोगों को समझाकर ही इन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। इस तरह आधुनिक भारत में अनेक महापुरुषों ने समाज सुधार के प्रयास किए। इनमें से कुछ महापुरुषों और उनके योगदान का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रमुख समाज सुधारक। सबसे पहले हैं राजा राममोहन राय। बंगाल में 19वीं सदी में जो समाज सुधार की लहर उठी, उसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआती समय में बंगाल में एक बड़ी भीषण प्रथा का प्रचलन था। बंगाल के लोग इसे सती प्रथा कहकर प्रतिष्ठित करने लगे। थी ये बुरी प्रथा, लेकिन इसे एक अच्छे के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा। तो कैसे राजा राममोहन राय ने अपन कैसे कैसे सुधार के प्रयास किए, वो हमारे सामने आएंगे। तो कहां गए थे? बंगाल। सती प्रथा की चर्चा प्राचीन काल में भी यदाकदा होती थी। मध्यकाल में इसका प्रचलन कुछ ज्यादा बढ़ गया, पर 19वीं सदी के बंगाल में तो इसने एक विभत्स रूप ले लिया था। जो अच्छे खासे परिवार थे, कुलीन परिवारों में जोर जबरदस्ती से सती के नाम पर नई विधवा की आहुति दे दी जाती थी। यह बड़ी विकराल परिस्थिति थी, जिसे लोग प्रथा की आड़ में पालन किया करते थे। इस कुरीति के खिलाफ कलकत्ता के राजा राम मोहन राय ने एक मुहिम छेड़ी। राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये आपके लिखने वाले पॉइंट हैं, जो फैक्ट टाइप हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं। इन्होंने कई भाषाओं व वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और वैदिक ग्रंथों का साधारण भाषा में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने भारत के धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करके यह बताया कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्त्री को अपने पति की मौत पर अपने आप को आग में झोंक देना चाहिए। ये कहीं भी किसी भी हमारे वेदों में या कहीं भी नहीं लिखा गया है। ये समय के अनुसार जैसे भी अज्ञानवश या परिस्थिति अनुसार ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यू हो गई, एक बार ये चल पड़ी, उसके बाद इसे प्रथा का नाम दे दिया कि पति की मृत्यु होगी तो उसके पीछे पीछे उसकी चिता पर, जो चिता की सैया है, उस पर उसकी जीवित पत्नी को भी बिठा दिया जाएगा और वो भी इसके साथ जल जाएगी। तो ये प्रथा बना दी गई। और इस प्रथा की आड़ में चाहे महिला नहीं भी बैठना चाहिए, कौन होगा जो इस तरह से आग में जलना चाहेगा, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती बिठा दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने अपनी बातों के आधार पर अंग्रेजी शासन को भी सहमत होने के लिए बाध्य किया। सन 1828 में, कब? 1828, ये आपके नोट करने वाला पॉइंट है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रह्म सभा का गठन किया। अगले साल इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया। ब्रह्म समाज के दबाव में आकर अंत में सरकार ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाया, जिसमें सती प्रथा का समर्थन करने वाले को सजा देने का प्रावधान रखा गया और जो लोग स्त्री को सती करने में मदद करते थे उन्हें भी सख्त सजा दी जाने लगी और बड़ी तेजी से यह कुरीति समाज से खत्म होने लगी। तो इसमें आपके जो लिखने वाला पॉइंट है कि राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा का गठन कब किया गया था? 1828 में। इसे ही ब्रह्म समाज कहा जाता है। अगले साल इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज। और 1829 में जो सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया, सती प्रथा का कोई भी अगर करेगा, सती प्रथा का जो समर्थन करेगा या करवाने की कोशिश करेगा, तो उसे कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। अब आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाल के दूसरे महान समाज सुधारक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गरीब परिवार में जन्मे विद्यासागर ने अपनी योग्यता के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किए। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई बालिका विद्यालय खुलवाए। साथ ही ये विधवा विवाह के भी प्रबल समर्थक थे। इनके प्रयासों से उस समय विधवा विवाह प्रारंभ हुए और इन्होंने स्वयं ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया। इनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता मिली। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में जो योगदान है वो सबसे बड़ा किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये आपके सामने है चित्र। मित्रों, ये अभी जो हो सकता है आपको ये आसान लगे पढ़ने में कि अपने पुत्र का विवाह जो है एक विधवा से करवाया, ये उस समय का आप सोच के देखिए, 1856 की घटना है ये। आज से लगभग 150 साल पहले, 150 वर्षों से भी ज्यादा वर्ष का समय हो गया। उस समय ये बहुत हिम्मत का काम था ये। ज्योतिबा फुले। बंगाल के अलावा भारत के अन्य प्रांतों में भी समाज सुधार के प्रयास हुए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किया गया। पुणे में ही ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। ये ज्योतिबा फुले जी का चित्र है। ये भी कहाँ के थे? बंगाल के थे। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये सब महान जो हस्तियां हैं, ये कहाँ की है? बंगाल की। और महाराष्ट्र के पुणे शहर में धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किया गया। पुणे में ही ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। और ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, गुलामगिरी। ये गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ज्योतिबा फुले ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला और स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई योग्य महिला नहीं मिली तो ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को इसके योग्य बनाया और स्कूल चलाया। विधवा विवाह में भी उनका योगदान रहा। उस समय में स्त्री शिक्षा की मुश्किलें और प्रयास। तो क्या है ये कि स्त्री शिक्षा के बारे में पूर्वाग्रह खत्म होने में बहुत समय लगा। मेरे पिता ने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया था, लेकिन पढ़ाने वाली एक स्त्री थी और जो क्लास थी वो हमारे घर की 4 दीवारी में लगती थी। मेरी भावी पत्नी के परिवार में हालात बिल्कुल भिन्न थे। मेरी भावी पत्नी की मां ने चोरी से उसे एक अध्यापिका के पास भेजा था। उसके दादा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने धमकी दी कि अगर वह देहरी के बाहर कदम रखने का साहस भी करेगी तो उसके पैर काट देंगे। इस सामाजिक पृष्ठभूमि में यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि जालंधर में कन्या महाविद्यालय नामक एक स्त्री शिक्षा की संस्था खुलने पर क्या खलबली मची होगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये कौन कह रहा है? पत्रकार दुर्गादास की पुस्तक भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात, पृष्ठ संख्या 31। तो ये जो इनकी पुस्तक है पत्रकार दुर्गादास जी की, तो ये लिखते हैं ये सब। ये तो उस समय क्या क्या स्थिति थी, इस आधार पर विचार कीजिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर व ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षा हेतु उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। तो दोस्तों, अभी ये बात मैंने ऊपर आपको कही थी कि ये चीजें आज पढ़ने में आसान है कि बाल विवाह के इन्होंने विरोध किया, विधवा विवाह का ये इन्होंने किया, फिर से शुरू किया, लेकिन आज के समय में अगर कोई ये चीजें करना चाहे तो उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। उस समय का सोचिए, 150-200 साल पहले तो क्या स्थिति रही होगी और कैसे इन लोगों ने इतना जबरदस्त तरीके से सामना किया होगा संघर्ष का। क्योंकि ये जो सामाजिक बेड़ियां होती है तो लोगों की कोई कमी नहीं है जो कि मूर्ख टाइप हैं। 90% लोग जो हैं वो मूर्ख ही घूमते हैं आसपास। इन 90% से टकराना 10% लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जो 10% होते हैं, दुनिया इन्हीं 10% को पढ़ती है। इन 90% मूर्खों को कोई नहीं पढ़ता, ना इनको कोई याद रखता है। ये इसी तरह धरती पर आते हैं और इसी तरह धरती को छोड़ करके वापस चले जाते हैं। तो मित्रों, जो संघर्ष है वो हमेशा व्यक्ति संघर्ष को ही याद रखता है। इसके बाद में आते हैं सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में कब हुआ था? 1817 में। अपने पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण आजीविका हेतु इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को देखकर सैयद अहमद खान ने अपने समाज को आधुनिक तरीके से शिक्षित करने और आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई। ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी सदियों पुरानी रूढ़िवादिता और मानसिकता को त्याग कर नई शिक्षा प्रणाली के तहत आधुनिक शिक्षा प्राप्त
करें। इसी उद्देश्य से पहले उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला। फिर 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो दोस्तों, आपको इसमें लिखना क्या क्या पॉइंट है कि सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ? दिल्ली में हुआ 1817 में। और इसके अलावा ये लाइन लिखनी है फिर कि 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा आप ये लाइन लिख सकते हैं कि मुसलमानों में जो अपनी सदियों पुरानी रूढ़िवादिता है उसको त्याग करके नई शिक्षा प्रणाली के तहत आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, ऐसा इनका मानना था सर सैयद अहमद खान का। यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय किसे जाता है? सैयद अहमद खान को। सैयद अहमद खान ने प्रारंभ में कौमी एकता पर बल देते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। इनका देहांत 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और देहांत कब हुआ? 1898 में अलीगढ़ में। तो इस पूरे पैराग्राफ में से 3 से 4 लाइन है जो कि आपको लिखनी है। उसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। इनके बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है मित्रों, आपने भी एग्जाम में कई बार देखा होगा कि ये पूछा गया है दयानंद सरस्वती जी के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया और मथुरा में स्वामी वर्जानंद से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बिरजानंद, वर्जानंद लिखा आता है कई बार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सही तरह से समझने की बात उठाई। उनका और उनके अनुयायियों का मानना था कि यदि वेदों का सार सही तरह से समझ में आ जाए तो हिंदुस्तान की समस्याओं का हल मिल जाएगा। ये कौन कह रहे थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको इनके बचपन का नाम पूछ सकते हैं, किससे इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया मथुरा में, ये आपसे पूछ सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए। वे विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे। यहां इनके जो विचार हैं, ये जो विदेशी दासता को अभिशाप वगैरह मानते थे, ये बाल गंगाधर तिलक जो है उनसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक भी ये कहा करते थे कि विदेशी राज जो है वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वराज से बेहतर कभी नहीं हो सकता। जो हमारा खुद का राज है उससे बेहतर कभी भी विदेशी राज नहीं हो सकता। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया। ये लाइन आपको लिखनी है, बहुत मोस्ट वेरी 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 मोस्ट लाइन है। स्वधर्म से मतलब कि अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ये क्यों कही होगी इन्होंने? क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो ईसाई बनाने पर तुले हुए थे। जैसा आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो ईसाई बनेगा, ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा, उसको ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा बाकियों की तुलना में। और स्वदेश, अपना देश सबसे बेहतर होता है। स्वभाषा, अपनी भाषा सबसे बेहतर होती है। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इन विचारों को आगे बढ़ने के लिए अनेक यत्न किए। आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां स्त्रियों व दलितों को वेद अध्ययन का अधिकार दिलाना, बाल विवाह का विरोध और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आदि था। इनके आर्य गुरुकुल और डीएवी स्कूल आज भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डीएवी स्कूल जो होते हैं दयानंद जी के नाम से ही हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से। राष्ट्रीय आंदोलन में भी आर्य समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। 19वीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल में विवेकानंद का नाम बहुत जाना जाने लगा। विवेकानंद का जन्म बंगाल के कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। तो 12 जनवरी 1863 को हुआ। जो राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं हम 12 जनवरी को। और
आपको पहले इनके बर्थ से संबंधित कई मैंने लोगों के बताए हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति में हैं। महात्मा गांधी से 6 साल बड़े थे उम्र में स्वामी विवेकानंद जी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, और स्वामी विवेकानंद जी का 63 में। तो 6 साल बड़े थे विवेकानंद जी, किससे? महात्मा गांधी जी से। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से बीए किया। ये पाश्चात्य बुद्धिवाद से प्रभावित थे, किंतु इनको आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। तत्पश्चात इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया और उनसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी की जैसे इनके बारे में साहित्य बहुत कुछ है, जो इनके बने हुए होते हैं स्टोर, जहां आपको ये इनके बुक सारा साहित्य मिलेगा, इनके जितने भी स्पीच हैं। इनकी एक किताब आती है, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, युवाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब है, कोई ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, एक छोटी सी किताब है, और कोई रेट में भी ऐसा नहीं है। ऐसी किताबों में वैसे भी रेट नहीं देखनी चाहिए कि कितनी है, मुश्किल से 40-45, 30-35 रुपए की होगी किताब ये पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, युवाओं के लिए। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें विवि दिशानंद नाम दिया। अब यह आपसे पूछ सकता है कि रामकृष्ण परमहंस के द्वारा कौन सा नाम दिया गया था? विवि दिशानंद। बाद में राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा के कहने पर इन्होंने विवेकानंद नाम अपना लिया। तो राजस्थान के जो खेतड़ी के महाराजा थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब ये फौरन जो विदेश गए 1893 में, जो शिकागो में विश्व धर्म महासम्मेलन होता है, तो उसमें भी आर्थिक सहायता जो की वो राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा के द्वारा की गई थी। और विवेकानंद नाम भी जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, अजीत सिंह जी के द्वारा। विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। यह सितंबर 1893 की बात है। यह आपसे पूछ सकता है कि सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में इन्होंने भाग कब लिया था? 1893। यह आर एस प्री में आया हुआ है, 2007 या 8 का कोई पेपर होगा, लास्ट ईयर का, आप देख लीजिएगा। उसमें यह सन पूछा था कि कब गए थे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो, तो 1893 में। मंथ कौन सा है? सितंबर। विवेकानंद ने दुनिया भर के धार्मिक विद्वानों की इस सभा को 2 दिनों तक हिंदू धर्म के बारे में बताया, और सभी लोग उनकी इन बातों से बहुत प्रभावित हुए। मूल रूप से विवेकानंद ने हिंदू धर्म की व्यापकता और विशालता का सारी दुनिया को संदेश दिया। विवेकानंद भारत की गरीबी से दुखी थे। उनका मानना था कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। विवेकानंद जी समाज से गरीबी और छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है, न ही धार्मिक सिद्धांतों में। विवेकानंद ने अपने संदेश के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया। विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो मित्रों, आपके शहर में, सिटी में रामकृष्ण मिशन का जो कहीं भी बना हुआ है, तो आप वहां से इनसे संबंधित साहित्य ले सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन हॉबी होनी चाहिए पढ़ने की, तब किताबें पढ़ने में अच्छा लगेगा। रामकृष्ण मिशन आज भी देश भर में समाज की सेवा कर रहा है। तो ये आप जो है, इसमें मेन मेन पॉइंट है वो आगे हैं, और बाकी जैसे जैसे आगे की क्लास आती जाएगी वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आती है एनी बिसेंट। कुछ विदेशी संस्थाओं ने भी भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ समाज में कार्य किए हैं। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और भारत में इस संस्था का विकास श्रीमती एनी बिसेंट के द्वारा किया गया। यह आयरिश मूल की थी। इन्होंने हिंदू धर्म व संस्कृति का अध्ययन किया। वह इससे प्रभावित होकर अपने वस्त्र, भोजन व तौर तरीके सब भारतीय अपना लिए। श्रीमती एनी बिसेंट ने हिंदू तीर्थों की यात्रा की और बनारस में रहकर समाज सुधार के कार्य किए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है, उसमें इस संस्था के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? श्रीमती एनी बिसेंट का। इन्होंने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में बनारस विश्वविद्यालय में बदल गया। एनी बिसेंट ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
तो ये दो दो तीन तीन इसमें पॉइंट हैं, जैसे ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वैलेंटाइन सिरोल का कथन श्रीमती एनी बिसेंट के बारे में क्या है कि जब अति श्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों तथा अद्भुत वाक शक्ति से सुसज्जित यूरोपीय भारत जाकर भारतीयों से यह कहे कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी नैतिकता की छाया भी यूरोप वाले छू नहीं सकते, तब यदि भारतवासी हमारी यूरोपीय सभ्यता से मुंह मोड़ लें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो ये एनी बिसेंट जी के बारे में इनका कथन है, और कितना महत्वपूर्ण कथन है, भारतीय संस्कृति का कितना बेहतरीन और खूबसूरत वर्णन किया गया है वैलेंटाइन सिरोल जी के द्वारा। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके लिए कहा गया है। तो ये एनी बिसेंट जी के बारे में, किसने कहा है, वैलेंटाइन सिरोल। अब आता है राजस्थान में समाज सुधार। राजस्थान में भी उस समय में वैचारिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर आदि स्थानों की यात्रा की और विवेकानंद ने अलवर में प्रवास किया। खेतड़ी महाराजा से अच्छे संबंध थे। इन महापुरुषों के विचारों का प्रभाव भी राजस्थान में पड़ा। स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कराई। तो मित्रों ये लाइन आपको लिखनी है इसमें कि राजस्थान में समाज सुधार की बात है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में किसकी स्थापना की थी, परोपकारिणी सभा की। और ये अभी कुछ दिन पहले कोई एग्जाम है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सा एग्जाम था, किसमें, राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा था, ये सन भी पूछा था, ये स्थान भी पूछा था कि परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहाँ की गई थी, तो ये उदयपुर 1883 में। अब पढ़ते हैं गोविंद गुरु के बारे में। राजस्थान के कई इलाकों में सामाजिक परिवर्तन की बात उठ रही थी। बंजारा परिवार में बांसिया गांव, डूंगरपुर के बांसिया गांव में जन्मे गोविंद गुरु ने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। वे इस वर्ग को संगठित करना चाहते थे। गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। मित्रों सैकड़ों बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संप सभा की स्थापना, देखिए संप सभा से मतलब यहाँ है सभ्य सभा में, सभ्य सभा से। तो भीलों में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए उनमें जो भी अंधविश्वास कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए गोविंद गुरु के द्वारा प्रयास किए गए थे। जन्म कहाँ हुआ था, बंजारा परिवार में। ये भी पूछा गया है कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, बंजारा परिवार में। कहाँ हुआ था, डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में। और 1883 में इन्होंने सम सभा की स्थापना की। वे अंधविश्वासों को दूर कर उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहते थे। जनजातियों को शराब पीने से रोकना, चोरी, लूटपाट जैसे कार्यों से दूर रखना और विद्यालय खोलने जैसे कार्य उनकी प्राथमिकता में थे। आर्थिक सुधार कार्य के क्षेत्र में इन्होंने स्थानीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग और बेगार न करना आदि बातों पर जोर दिया। इन कार्यों से अंग्रेजों और उनके समर्थकों ने गोविंद गुरु का विरोध करना शुरू कर दिया। 1913 में, अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर, कहाँ है ये मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा, ये धाम है, आज भी यहाँ मेला लगता है अश्वनी माह में, चल रही सभा पर आक्रमण किया जिसमें लगभग 1500 व्यक्ति ये भील थे जो कि इसमें मारे गए और गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखना है, बांसवाड़ा में मानगढ़ की पहाड़ी पर। राजस्थान के अन्य समाज सुधारक और समाज सुधार के प्रयास। गोविंद गुरु के अतिरिक्त लसोड़िया गांव में के खराड़ी परिवार में जन्मे सुरजी भगत ने भी जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। तो ये जो गोविंद गुरु का जो भील आंदोलन था, जब आप राजस्थान में पढ़ते हैं प्रमुख जनजाति आंदोलन, तो भील आंदोलन को ही भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जिक्र मैंने पहले कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में किया होगा, कई बार किया होगा। तो ये भगत आंदोलन जो है, ये इन्हीं, चूंकि सुरजी भगत भी इनके साथ थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको भगत आंदोलन भी कहते हैं।
विभिन्न शासकों ने अपने राज्यों में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून किए, जैसे अब ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1822 ईस्वी में बूंदी ने सती प्रथा पर, कोटा ने 1834 में कन्यावध पर, जोधपुर ने 1841 में त्याग प्रथा पर, जयपुर ने 1847 में मानव व्यापार पर और उदयपुर ने 1853 में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। तो ये एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। सती प्रथा 1822, 1834 में कन्यावध, जोधपुर ने 1841 में त्याग प्रथा, 47 में जयपुर ने मानव व्यापार और उदयपुर ने 1853 में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा बनी, जिसने बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की। कब? 1889 में। कहां? अजमेर में। कौन सी? राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। तो मित्रों, ये पॉइंट आपको लिखने हैं, ये वाला। ये आप समझ तो गए होंगे सती प्रथा क्या होती है। ये आप जानते हैं कन्यावध क्या होता है, कि बच्चियों का ज्यों ही जन्म होता था और ये पता चले कि ये बच्ची है, लड़की है, तो उसे जन्म लेते ही मार दिया जाता था। और 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा पर। अब ये त्याग प्रथा क्या है, तो कई विद्यार्थियों को मालूम नहीं है, तो बता देते हैं। देखिए, पहले राजपूत जाति में जब विवाह होते थे, तब ये स्वेच्छा से जो भी जैसे मांगने के लिए आते थे, कई इसमें आते हैं डोली हैं, भाट हैं, कई नाम आते हैं, जो उस राज्य के तो होते ही थे, प्लस उस राज्य से बाहर के भी लोग जो हैं ये आते थे और उस विवाह के अवसर में मांगते थे कि हमें भी कुछ राशि दी जाए। तो शुरू में तो अपनी वो प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए और ये स्वेच्छा से किया जाता था, लेकिन फिर ये इनकी मजबूरी बन गई। अभी आ जाते, जब तक नहीं मिलता तब तक ये छोड़ते नहीं थे जगह। तो ये इतनी मजबूरी बन गई कि कई बार तो इसके कारण भी इन बच्चियों को मार दिया जाता था कि बड़े होकर के ये जो त्याग करना पड़ेगा, यानी अपने पैसे वगैरह भारी मात्रा में, हल्के फुल्की राशि नहीं है, भारी मात्रा में देनी होगी, और ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो इतनी विपद जो है, इतनी जबरदस्त समस्या हो गई थी, तो ये थी त्याग प्रथा। जो रुपए पैसे दिए जाते थे इनको, तो वो त्याग प्रथा थी। मानव व्यापार पर, मानव का जैसे बेचना खरीदना। डाकन प्रथा, किसी महिला को डाकन घोषित कर देना कि इसमें तो डाकन है ये तो, और उसे पेड़ से बांध करके और पूरा गांव पत्थरों से मारता था और उसको डाकन घोषित कर दिया जाता था कि ये तो बच्चों को खाती है, बच्चों को मारती है, इसके कारण गांव में अकाल पड़ा है, इसके कारण गांव में जो है इतनी समस्याएं हैं, इस तरह से करके, और किसी मजबूर महिला को डाकन घोषित करके मार दिया जाता था। तो ये सुधार जो भी हुए, सभी अच्छे सुधार हुए। इसी प्रकार अजमेर के हर विलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह पर रोक हेतु 1929 ईस्वी में, वेरी वेरी मोस्ट, हरविलास शारदा बाल विवाह पर रोक हेतु 1929। ये प्रश्न भी आरएस प्री में आया हुआ है कि किसने बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में सरकार ने एक्ट बनाया, किसके प्रयासों से? तो हरविलास शारदा। चूंकि इनके प्रयासों से हुआ, इसलिए इस एक्ट को शारदा एक्ट भी कहते हैं, शारदा एक्ट। चांदकरण शारदा व उनकी पत्नी सुक्ता देवी ने दलितों द्वार के क्षेत्र में कार्य किए। ऐसे ही प्रयास अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा ने किए। इन्होंने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए। वह जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। इनके समाज सेवा के कार्यों से प्रभावित होकर अलवर के महाराजा जयसिंह ने इन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया। राजस्थान के अन्य भागों में भी ठक्कर बापा, कुंवर मदन सिंह, मामा बालेश्वर दयाल आदि ने समाज सुधार के कार्य किए। तो दोस्तों, इस चैप्टर में कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और सैकड़ों बार अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं, कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप साथ साथ में बताया करो कौन सी चीजें लिखनी है। तो कई बार मुझे याद रहता है कि हाँ ये लाइन, ये मुझे बताना है कि क्या लिखना है, तब तुम बता देता हूँ। कई बार मुझे ध्यान में नहीं रहता कि ये बोलना है कि ये वाला लिख लेना, ये नहीं, पूरा पढ़ाते पढ़ाते वो चीज माइंड में नहीं आती। तो आप इसमें फैक्ट वाली जो चीजें हैं, फैक्ट में क्या होता है, या तो सन होता है, या किसी व्यक्ति का नाम, उस नाम के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संस्था का निर्माण किया गया हो, कोई योजना का निर्माण हो, किसी स्कूल का नाम हो, कोई महाविद्यालय का, किसी कॉलेज का नाम हो,
तो जो फैक्ट वाली चीजें हैं, आप जैसे ये पैराग्राफ है, ये फैक्ट है, फैक्चुअल है, ये लाइन है, ये पूरी तरह फैक्ट है, ये वाली लाइन है, ये पूरी तरह फैक्ट है, ये हर विलास शारदा वाली, ये पूरी तरह फैक्ट है, ये तो ये आपको लिखनी है। तो ये चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। अब शब्दावली देख लेते हैं। सबसे पहला है कुरीतियां क्या होती है? समाज में व्याप्त बुराइयां। कुलीन परिवार, उच्च वर्गीय जो परिवार हैं उनको कुलीन परिवार कहा जाता है। फिर आता है अगुवाई, अगुवाई का मतलब होता है नेतृत्व। फिर आता है त्याग प्रथा, विवाह है एवं शुभ अवसरों पर शासकों द्वारा चारणों को दी जाने वाली राशि। ये यहाँ दे दिया इन्होंने, मैंने आपको ऊपर समझाया था अभी, जिसमें जैसे भाट ढोली चारण ये सभी होते थे। तो यहाँ जो शासक या राजपूत जातियों में सभी परिवारों के द्वारा फिर ये राशि दी जाने लगी थी, क्योंकि शुरू में जो शासक दिया करते थे और शासकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी प्रारंभ में। लेकिन समय निकलता गया, सारा शासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया, इनके पास रुपए पैसे कम होने लगे, लेकिन वो राशि अभी भी एक रीति रिवाज सी बन गई थी, एक प्रथा बन गई थी कि इन्हें राशि देनी ही होगी। तो एक व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, लेकिन एक वो मजबूरी बन जाती है, जैसे दहेज पड़ता है। तो शुरू में जो लड़की के पिता हैं वो अपनी स्वेच्छा से कुछ राशि दिया करते थे, कोई भी सामान साथ में दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या बन गई, मजबूरी बन गई, एक प्रथा बन गई कि दहेज तो साथ में देना ही पड़ेगा। तो एक स्वेच्छा में और एक मजबूरी के अंदर रात दिन का अंतर होता है। त्याग प्रथा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किसके किसके द्वारा किया गया? सुरजीत भगत, स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान और एनी बिसेंट। तो क्या होगा इसका? एनी बिसेंट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अब ये आपको बताना है। सर सैयद अहमद खान के योगदान के बारे में ये कोई आवश्यकता नहीं है, मानगढ़ का जो पहाड़ी का ये 4-4 5-5 लाइनों के क्वेश्चन है, तो ये आपकी समझ के लिए है कि आप इनका क्या जवाब हो सकते हैं, खुद बोल करके लिखने का जो है बोलने का प्रयास कीजिए। फैक्ट वाला क्वेश्चन ये सबसे पहला है, वन वर्ड का, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो के शुरू में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।